Hello, dear Tanthes. I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology for the chapter Our Environment. In this part, I am going to explain you about the environmental problem of atmosphere. So now let's begin about the content. So actually, what is the meaning of environmental problem? Changes in environment affect us and our activities change the environment around us. तो कुछ भी जो एनवायरनमेंट में हो रहा है वो हमें अफेक्ट करेगा और उस एनवायरनमेंट को चेंज करने का भी काम कौन कर रहा है? एनवायरनमेंट की कंडीशंस को चेंज करने का काम हमारी खुद की एक्टिविटीज करती हैं और यदि वो अच्छी होंगी तो हमारे लिए वो फ्रूटफुल रहेंगी और यदि वही एक्टिविटीज गलत होंगी सो देन इट कैन क्रिएट द हार्मफुल कंडीशंस ऑन दिस अर्थ. So first greater problem is depletion of the ozone layer and waste disposal. And second is the pollution due to mismanagement of waste disposal. So these both are the greater problem on the earth. चलो अब इनके बारे में हम और जानते हैं. So first is the ozone layer. What is ozone layer? High ultraviolet radiation break down oxygen into oxygen atoms. These oxygen atoms when combined with oxygen they form ozone. अब जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो सब यदि पूरी तरह से धरती पर आएंगी तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल कंडीशंस क्रिएट करेंगी. तो उन्हीं अल्ट्रावायलेट रेजेस की वजह से जितने भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जैसे ही 3 ऑक्सीजन के एटम एक साथ जुड़ते हैं वो ओजोन लेयर फॉर्म करते हैं. यानी यही ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट भी कर रही है और यही हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है if it will be deplete on this earth. कैसे? चलो आगे जानते हैं. Ozone layer is largely found in the stratosphere which is a part of our atmosphere from 12 km to 50 km above sea level. तो हमारा जो स्ट्रेटोस्फियर पार्ट है, ठीक है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर ट्रोपोस्फियर है और अनदर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फियर. तो वहां पर ओजोन लेयर फॉर्म होती है. ये कितनी ऊंचाई पर है? लगभग 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव सी. एज ओजोन इज अ डेडली पॉइजनस एट द ग्राउंड लेवल. तो यदि ये ओजोन लेयर हमारी धरती के पास तक आएगी तो ये एक पॉइजनस गैस की तरह काम करेगी. तो इसलिए ये कहां पर ही होनी चाहिए? इट मस्ट बी एट द स्ट्रेटोस्फियर लेवल ओनली. अब ये हार्मफुल क्यों हो जाती है? ओजोन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन. क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन है? जिसमें ये ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन मिलती है और ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है. सपोज करो अब यदि इस तरह की कोई भी लेयर होगी तो हमें तो बॉडी के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए. यदि ओजोन ही फॉर्म होने लगी तो धीरे धीरे हमारे अंदर की जितनी भी ऑक्सीजन है वो किस में फॉर्म होती चली जाएगी? ओजोन में फॉर्म हो जाएगी. तो इट इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेडली पॉइजनस. ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है स्पेशली फॉर द लिविंग क्रिएचर्स. चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में. Ozone layer is a protective blanket around Earth which absorb most of the harmful ultraviolet radiation of the sun. अब ओजोन लेयर ने ही क्या किया हुआ है? एक हमारी धरती को ब्लैंकेट की तरह कवर किया हुआ है. क्योंकि यदि ये लेयर नहीं होती तो जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो धरती पर आती और धरती पर आने का मतलब था कि वो इतनी हाई रेज होती हैं वो हमारी स्किन को बर्न कर सकती थी. जितनी भी हमारी वेजिटेशन है दैट मीन्स प्लांट्स हैं उनको बर्न कर सकती थी. इसलिए नेचर ने हमें एक लेयर प्रोवाइड करके दी है. दैट लेयर इज नोन एज ओजोन लेयर which protect us from the ultraviolet radiation. As it is protecting the living beings of the earth from health hazards like skin cancer, cataract in eyes, weakened immune system, destruction of plants. तो ओजोन लेयर हमें कितनी सारी चीजों से प्रोटेक्ट कर रही है. हमारी किसी भी हेल्थ के लिए अल्ट्रावायलेट रेज एक रेडिएशन का काम करेंगी जो हमारी बॉडी बियर नहीं कर सकती है. इसलिए हमारी बॉडी में स्किन कैंसर हो सकता है. जो हमारी आईज हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है. उसका जो लेंस है दैट कैन बी बर्न बिकॉज ऑफ द हाई रेज. हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो सकता है और जितने भी प्लांट्स हैं दे कैन ऑल्सो बी बर्न. सो दीज आर द 4 important condition through which we can know the benefit of ozone layer over the atmosphere. Now what is the depletion of ozone layer? Depletion means reduce, reduction. जहां पर ओजोन लेयर या तो थिन होती जा रही है
या वहां पर होल हो गया है. सो एवरी कंडीशन इज काउंट एज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. चलिए इसके बारे में और जानते हैं. So the decline of ozone layer thickness in Antarctica was first observed in 1985 and was termed as ozone hole. सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर 1985 में साइंटिस्ट ने एक होल को महसूस किया कि यहाँ पर लेयर बहुत ज्यादा थिन हो गई है और यहाँ से नीचे आने वाला जो रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा हाई है. तो देन फर्स्ट वी कम टू नो इन 1985 दैट इज नोन एज ओजोन होल. बहुत अच्छे से याद करेंगे आप इस पॉइंट को. The thickness of the ozone layer over Antarctica was found to be decreased in the year 1985. This is defined as ozone depletion. तो वो जो होल मिला उसको तो हमने ओजोन होल कहा. अब ये जो लेयर डिप्लीट होती जा रही थी, धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही थी, उसको हमने कहा ओजोन डिप्लीशन. तो दोनों ही बातें आपसे पूछी जाए तो दोनों में ही 1985 में हुआ था. जो होल फाइंड हुआ दैट इज ओजोन होल एंड द प्रोसेस इज ओजोन डिप्लीशन. This is due to excessive use of chlorofluorocarbons in refrigerator, ACs, aerosols, etc. तो सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है ओजोन लेयर को वो पहुंचाया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने. इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है. तो क्लोरीन जो है वो बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करती है किसी भी ऑक्सीजन एटम से और ओजोन लेयर से. Thinning of ozone would allow penetration of ultraviolet rays into Earth's atmosphere, causing blindness, skin cancers and mutation. तो अभी हमने देखा था कि ओजोन लेयर से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो इस अर्थ पर क्रिएट हो सकती हैं. Then we can be blind because our eyes are not able to receive such kind of heat. Okay, स्किन कैंसर्स हमें हो सकते हैं. म्यूटेशंस जो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर है that can be changed because of the high heat. So that's why ozone layer is very beneficial for us. Now let's know the reason of depletion of ozone layer. So excessive use of CFCs, chlorofluorocarbon, a synthetic inert chemical, can give the harm to the ozone layer. ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करती है ओजोन के साथ में या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ. इसके अलावा फ्रेन which are used as refrigerants and in fire extinguisher caused ozone depletion in the upper atmosphere. इसके अलावा और भी केमिकल्स हैं, फ्रेन है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है. दे आर ऑल्सो मेकिंग द रीजन टू डिप्लीट द ओजोन लेयर. CFCs क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है. कैसे रिएक्ट करती है वो भी हम जानते हैं. As a single chlorine atom can destroy 1 lakh ozone molecule. So it is not too much कि एक सिंगल क्लोरीन यदि हम कितने सारे रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं और केवल एक क्लोरीन कम से कम 1 लाख मॉलिक्यूल्स ओजोन के खत्म करने की ताकत रखती है. So that's why we should make the protective measures. How does chlorine atom react? आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लोरीन एटम बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है. वो एटमॉस्फेयर में जहां भी उसको मौका मिलेगा दैट क्लोरीन विल रिएक्ट विद द O3 एंड इट विल अट्रैक्ट टू द ऑक्सीजन एंड देन इट विल मेक इट्स ओन मॉलिक्यूल. ठीक है, ये कंटिन्यूअस क्लोरीन एटम यदि जितना भी एटमॉस्फेयर में जाएगा वो ओजोन डिस्ट्रक्शन का काम करेगा. So now just see the logo of the Environmental Protection Agency of United States. तो आपको इस तरह के लोगोस के बारे में भी जानना चाहिए. Next is the Kyoto Protocol. What is it? As UNEP, United Nations Environment Program, did an excellent job in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels by all countries. तो अब जो UNEP है उसने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए about the production of CFCs. In which year? In 1986. ठीक, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं. तो यानी एक नियम बना दिया क्या कि आप CFCs का इस तरह से यूज करेंगे और इतना यूज करेंगे. ठीक, तो दैट इज नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल. This is the symbol of Kyoto Protocol. This is not always symbol as it is in running. तो हर बार ये लोगोस चेंज होते रहते हैं. It is a one time logo of the Kyoto Protocol. What can you study? What can you know in the Kyoto Protocol? The Kyoto Protocol is an international agreement of the reduction of greenhouse gas emission. ठीक है, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं तो उसका ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हर एक कंट्री एक लिमिटेड परसेंटेज तक ही ग्रीन हाउसेस गैस एमिट कर सकती है.
Know more about it? As Kyoto Protocol assign an order to address possible changes in the climate. तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल में एक पॉसिबिलिटी रखी गई है, एक रूल बनाया गया है जिससे कि हम क्लाइमेटिक चेंज को कंट्रोल में रख सकते हैं. In effect, the Kyoto Protocol requires the world's developed countries to cut greenhouse gas emission by 5% from 1990 levels by 2008 to 2010. तो क्योटो प्रोटोकॉल की वजह से ही जितना भी 1990 में ग्रीन हाउसेस का एमिशन था उसको हम 5% रिड्यूस करने में सक्सेसफुल रहे. किस टाइम पीरियड में? 2008 से लेकर 2010 के बीच तक. So it is also one more sign for the Kyoto Protocol क्योंकि Kyoto Protocol हर एक तरह के एमिशन को कंट्रोल कर रहा है और उसके लिए रूल्स बना रहा है कि आप किस तरह का व्हीकल यूज करेंगे, व्हीकल में किस तरह की सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, किस तरह से हम ग्रीन हाउस एमिट करने से बच सकते हैं. लेटर ऑन यू विल कम टू नो मोर अबाउट दिस प्रोटोकॉल. So now it is a logo of Montreal Protocol for the year 1989. As according to this, the Montreal Protocol is an international treaty governing the protection of stratospheric ozone, originally signed in 1987 and subsequently amended in 1990 and 1992. तो ये 1987 में साइन हुआ, लेकिन अप्रूव कब हुआ? 1990 में और 1992 में. So the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer, as it is called in full, and its amendments are international treaties requiring that countries and production of ozone depleting substances such as CFCs and halogens. So what was the aim of to protect the depletion of the ozone layer? तो उसके लिए इन्होंने क्या करना था? इन्हें करना था कि जितनी भी CFCs है या जो भी हेलोजेंस हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो एक अकॉर्डिंग टू द रूल्स हो. ठीक है, जितने भी हेलोजेंस, क्लोरीन और फ्लोरीन हेलोजेंस होते हैं, जल्दी से वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं. So what was the name of this Montreal Protocol? Its aim was the protection of the ozone layer from the depletion. अब डिप्लीशन किसकी वजह से हो रहा था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जो कि हेलोजेंस होते हैं. तो जस्ट दे मेक द रूल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ क्लोरीन फ्लोरीन गैसेस. ठीक है. To assist in reaching this goal, several international organizations report on the science of ozone depletion, implement projects to help move away from ozone depleting substances, and provide a forum for policy discussions. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने इन तीनों ही लेवल पर बात किया and they make the forum for policy discussion. So what did by the Montreal Protocol? To assist in reaching this goal, several international organizations report on the science of ozone depletion. Okay. Second, implement projects to help move away from ozone depleting substances. Third, they provide a forum for policy discussion. These all aims are fulfilled by the Montreal Protocol. As this is one more logo for the Montreal 2005. How does Montreal Protocol work? As it is an agreement made by industrialized nations to freeze the production of CFCs and make use of some alternative sources. तो सबसे पहला क्या एग्रीमेंट था कि आप CFCs का कम से कम यूज करें. यदि इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव सोर्स आप यूज कर सकते हैं तो देन यू शुड यूज दैट अनदर वन सोर्स. As it was done in 1987 by UNEP. UNEP means United Nations Environment Program. Now instead of using CFCs, HFCs and PFCs are used that are somehow helping in saving the ozone layer. So it was about the functioning of the Montreal Protocol. Now let's more about the topic with the help of the important questions. As why is ozone layer getting depleted at higher levels of the atmosphere? What is the reason behind it? तो अब आपको अच्छी तरह मालूम है. As due to the presence of ozone depleting chemicals like chlorofluorocarbons. क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत इजीली ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकता है. Next is which compounds are responsible for the depletion of ozone layer? So ozone layer can be depleted by the chlorofluorocarbons, halogens, methane, N2O, chlorine, carbon tetrachloride.
तो एक CFCs तो आपको पता ही है, बट यू शुड नो मोर ऑल्सो, तो यहाँ से आप ये सभी नेम्स याद कर सकते हैं. Next is ozone is deadly poisonous. Still, it performs an essential function. How? Ozone present in the ozone layer of the stratosphere dissipates and hence filters out high energy ultraviolet radiations. That can have the 100 to 320 nanometer radiations of the sun and protects the earth from the same. तो अब यहाँ पर ओजोन डेडली पॉइजनस है. पॉइजनस होने के साथ साथ ये जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनको धरती पर आने से रोकती है, जो कि बहुत ज्यादा हाई पावर की है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से that still it performs an essential function for the earth. So it was about the few important questions. As this topic is very important, so in my next video I am going to explain you about the important question. So just be with me, press the bell icon to get my updates. Like, share, and subscribe as much as you can do. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.